बात आज की चैनल के कार्यक्रम दावा दावेदारों में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम के अंदर जैसा कि आपको मालूम है कि मैं उन दावेदारों को प्रस्तुत करता हूं जो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी समुदाय के हों, लेकिन अपना दावा अपनी जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और अपना दावा हाईकमान तक भी भेजना चाहते हैं। हम उनकी बात को बड़ी मजबूती के साथ पेश करते हैं। यहाँ आपको एक जानकारी दे दूं कि मैं कोई सवाल जवाब मूलतः नहीं करता। मैं जो भी कुछ कहेंगे ये अपना दावा प्रस्तुत करेंगे और मैं उस दावे की मदद करता रहूँगा। कोई ऐसा सवाल नहीं पूछूंगा जिससे इनकी प्रतिष्ठा पर आँच आए, ये मैं इनका विश्वास दिला रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी चाहूँगा कि हरीश जी, आप बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं। भाजपा और सिंधी समाज में आपका बहुत अच्छा स्थान है। आप समाज सेवी और आपकी समाज सेवा के चर्चे में सुनता रहता हूँ। लिहाजा मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और अपना दावा पेश करना चाहते हैं। मैं सबसे पहले आपसे ये जानकारी चाहूँगा कि आप अपना परिचय पब्लिक तक पहुँचाएं कि आप किस रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बात आज की चैनल की पूरी टीम की। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं इस चैनल पे बैठा हूँ। इतने हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र जी चतुर्वेदी के साथ मेरा सौभाग्य है। मैं हरीश किदवानी, पेन वाला मेरा नाम है। मेरा जन्म स्थान नला बाज़ार में हुआ था और आज भी हमारा निवास स्थान वैशाली नगर अभ्यंदा नगर के अंदर है। और मैं पेन का आज भी हमारा स्टेशनरी का कारोबार है जो मेरा बेटा देखता है। हमारे पिताजी भी संगीता पेन फैक्ट्री थी, वहाँ पे वर्कर थे, पूरी तरह से काम करते थे, इसीलिए मेरा नाम हरीश पेन वाला रखा गया है और लोग मुझे प्यार से पेन वाले के नाम से जानते हैं। और मैं जो आज गुरुदेव ने मेरी को बात बोली कि दावेदारी, मुझे अजमेर की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरा जन्म भी यहीं हुआ है और जो अजमेर की जो स्थितियाँ को देखते हुए और जो आज स्थिति है अजमेर की, तो उसमें कहीं ना कहीं बदलाव होना आवश्यकता है। इसीलिए मैं अपनी दावेदारी पेश करता हूँ और हमेशा ही मेरे को एक सेवा भाव का एक रहता है कि मैं सेवा भाव करूं। और हमेशा हमारे परिवार में हमारे दादाजी भी यही बोलते थे कि सेवा कार्य करते रहो, अपने कर्म करते रहो और अपनी अच्छाइयों को गिनाओ मत। अच्छाइयाँ अपने आप आपकी, लोग अच्छे काम करोगे तो आपके लोग अपने आप ही अच्छाइयाँ आपकी देंगे। और आज आपको पता है अच्छे कार्य करने के लिए पद की भी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने अपनी उत्तर विधानसभा से दावेदारी पेश की है। अजमेर उत्तर से भाजपा के आप प्रबल दावेदार हैं और प्रबल दावेदारी के पीछे उनका सेवा भाव तो है ही। बाकी मैं ये जानना चाहूँगा कि बदलाव की जो बात आप कर रहे हैं कि बदलाव चाहते, तो भाजपा का तो यहाँ शासन चल रहा है। भाजपा पिछले 20 साल से काबिज है और आगे आने वाले भी पता नहीं कितने सालों तक काबिज रहेगी। तो आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? क्या आप उनके जो वर्तमान अभी जो स्थिति है उनसे आप परिचित हैं, तो क्या नाराज हैं उनसे कि नाराजगी क्यों? नहीं, वो अच्छे हुए हैं ना विधायक? बिल्कुल अच्छे हैं। हमारे देवनानी जी ने बिल्कुल चारों कार्यकाल में अच्छा काम किया है और 2003 में जब वो मंत्री थे तभी भी अच्छा काम किया। शिक्षा नीति में भी उन्होंने अच्छा काम किया। उसके बाद 2008 के अंदर कांग्रेस सरकार थी, आपको पता है सरकार बदलते ही काम की गति धीमी हो जाती है। 13 में फिर हमारे देवनानी जी ने अच्छे कार्य किए। पर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, हमारे देश के वरिष्ठ प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, उनका यही है कि युवाओं को भी मौका दिया जाए। और ऐसा कुछ नहीं है, हमारे शीर्ष के जो भी नेता हैं उनको भी हमारी पार्टी कुछ अच्छे स्थानों पे भेजेगी और ऐसी बात मुझे विश्वास है, पूरा सम्मान उनका भी रखा जाएगा। और मुझे ये खुशी रहेगी हमारे सिंधी समाज से जो देवनानी जी हैं और अजमेर का भी नाम रोशन होगा। अच्छे पद पे जाएंगे तो उसमें समाज का, अजमेर का, दोनों का नाम रोशन होगा और मेरी शुभकामनाएं हैं। ये आप किस पद की बात कर रहे हैं? उनको किस पद पे भेजना चाह रहे हैं आप? पार्टी के पास बहुत से पद हैं सर। देखिए जैसे आज गुलाब चंद जी कटारिया को भी उन्होंने राज्यपाल बनाया है, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सिंधी समाज का भी नाम रोशन होगा और पूरे अजमेर की जनता का भी होगा कि अजमेर से भी कोई राज्यपाल या अच्छे पद पे गए हैं तो खुशी की बात रहेगी पूरे अजमेर की जनता के लिए। हरीश जी जो है पैन वाले जो हैं वो बहुत चालाक नेता लग रहे हैं मुझे, क्योंकि उन्होंने बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ देवनानी जी को शिफ्ट करने की बात कही, लेकिन कितनी अच्छी और मर्यादा में कही कि उनको राज्यपाल बना दिया जाए या किसी संगठन में किसी अच्छे पद पर ले लिए जाए। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात आपने कही है। और ये बात सच है कि राज्यपाल अभी तक, आज तक कोई सिंधी समाज से कोई राज्यपाल नहीं बना है। अगर राज्यपाल बनते हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये बात आप न सोचकर अगर हाईकमान सोचे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो अब 76 साल के हो गए हैं और 76 साल के बाद में उनको
जैसे 20 साल के, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, जब अभी अनीता बघेल भी जब यहाँ बैठी हुई दावेदारी प्रस्तुत कर रही थी तो मैंने उनसे भी कहा कि मैडम चार टर्म से आप बने 20 साल, जो 20 साल का लड़का आपके पहली बार आपको वोट दिया था वो 20 साल का अब 40 साल का हो गया, अब फिर 5 साल आप फिर टिकट मांग रही हैं, फिर टिकट मिल जाएगी, फिर जीत जाएंगे तो वो आदमी 45 साल का हो जाएगा। तो 45 साल तक के इंतजार के बाद क्या वो दरी उठाता रहेगा, क्या वो माइक लगाता रहेगा, क्या वो, और मतलब आपका भी मेरे ख्याल से सिंधी समाज में जब से आप, मेरे ख्याल से जब पहली बार देवनानी जी वो बने थे, विधायक बने थे, तब आप कितने साल के थे? मैं तब सब, मेरी उम्र 15/4/1978 है, मैं भी 47 साल का हूँ, तब शायद मेरी उम्र 26-27 साल थी। हाँ। और आज मेरी आयु 46-47 साल है। तो जब 26 साल के थे तब भी आप ये सोचते थे कि अगर मैं कभी किसी राजनीति में आऊँ, किसी पद पर आऊँ और मैं जनता की वो सेवा करूँ जो मैं अपने व्यवसाय से नहीं कर पाता, समाज की आपकी वो है, आप समाज को बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करना चाहते थे, तो तब से लेकर वो जो सपना पाला हुआ है, 5 साल, फिर 10 साल, फिर 15 साल, फिर 20 साल, और अब फिर वापस अगर 76 में वापस उनको टिकट मिलती है और वो वापस जीतते हैं तो फिर 5 साल और, तो आप 47 साल के आज हैं, फिर 50-55 के हो जाएंगे, तो आप ये अंदर दर्द महसूस नहीं करते क्या? नहीं, दर्द तो नहीं है, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, और पार्टी, आज भी आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि युवाओं को, आज भी समाचार पत्रों में आए, 41 साल से लेकर 55 साल तक के युवाओं को मौका दिया जाएगा। आज के ही समाचार के पत्रों में थे जो सांसद के चुनाव में, उसमें भी युवाओं को मौका दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है, मेरी पार्टी के ऊपर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर विश्वास है, प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर विश्वास है कि इस बार युवाओं को लाएंगे वो, और काफ़ी युवा जो हैं, जो आज एक्टिव हैं समाज के अंदर। और मेरी भी कुछ ऐसी सी मैं घोषणाएं करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, अगर आज्ञा देंगे, जो मेरी क्या सोच है, मैं कैसे अजमेर का बदलाव कर सकता हूँ, कैसी अजमेर की जनता को मैं अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता हूँ। क्योंकि ये निश्चित है, हमारी सरकार बीजेपी की आ रही है, उसमें कोई नो डाउट नहीं है, सरकार बिल्कुल निश्चित रूप से आ रही है, और 156 सीटें से ज़्यादा सीटें ला रहे हैं, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं को, पूरी अजमेर की जनता को। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, देखेंगे कल भी जो 4 दिन पहले भी चंद्रयान 2 का सफल 3 का जो आयोजन हुआ, कार्यक्रम हुआ, उसमें भी लोगों में उत्साह है, और देश यही चाहता है कि आगे बढ़े। क्योंकि 2024 में लगभग सरकार हमारी 2024 की आ चुकी है, सर्वे आ चुका है कि 350 सीटें आ रही है, तो आज डबल इंजन की सरकार होगी तो गति आएगी। क्योंकि यहाँ के मेयर भी हमारी है, निगम भी हमारा बोर्ड है, तो तीनों, मैं तो बताऊँ, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो काम बिल्कुल तेजी से चलेंगे और अजमेर का विकास होगा। अब तक अजमेर का विकास नहीं हुआ, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, या अजमेर का विकास हुआ, आप कोई और नए तरीके से विकास करना चाहते हैं? तो आप अपने विकास की कहानी लोगों तक बताएं, एजेंडा क्या रहेगा? मेरा एजेंडा सर ये ऐसा रहेगा कि देखो, कोई भी आदमी विधायक बनता है तो उसका बिजी शेड्यूल हो जाता है, एक अकेला आदमी सारे काम नहीं करवा पाता है। तो मैं आपको, नई मेरी सोच है, मैं ये आज आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी घोषणा करना चाह रहा हूँ। जी, स्वागत है आपका। जो अगर मैं आज एमएलए बनता हूँ तो जो भी मेरी सैलरी आएगी वो मैं सैलरी नहीं लेकर उसमें 25,000 रुपये और मिला के मैं एक 3 से 4 एग्जीक्यूटिव पीए रखूंगा, जो आम जनता के लिए, क्यों विधायक के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो यहाँ पे डेली के 24 घंटे अपने कार्यालय में बैठ सके, क्योंकि उसको विधानसभा भी जाना है, सामाजिक कार्यक्रम भी जाना है, पार्टी के कार्यक्रम भी अटेंड करने, सामाजिक दूसरी गतिविधियों में भी ध्यान देना है। तो मैं एग्जीक्यूटिव पीए रखूंगा 4, जिनका समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक हर डिपार्टमेंट की उनको एक लिस्ट दी जाएगी। जेएलएन की ले लो, एडीए की ले लो, कलेक्टर की ले लो, पुलिस प्रशासन की ले लो, उनकी समस्या जो भी हमारी जनता आएगी, चाहे उत्तर से आए, चाहे दक्षिण से आए, चाहे पुष्कर से आए, उसकी जनता की हम सुनवाई करेंगे। उनके मॉनिटरिंग के लिए आज कोई भी आम आदमी का किसी अफसर को, अधिकारी को, बाबू को, क्लर्क को फ़ोन करता है तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है। एक बोलता है कि मैं फलाने एमएलए के यहाँ से बोल रहा हूँ, ऑफिस से बोल रहा हूँ, तो उस प्रभाव का अलग फर्क पड़ता है। तो मेरी ये सोच है, एक अच्छा कार्यालय बनाऊंगा सेंटर के अंदर, और मैं एग्जीक्यूटिव पीए, जो मेरी एमएलए की जो तनख्वाह आएगी उसमें और 25,000 रुपये मिला के मैं पढ़े लिखे युवाओं को 4 एग्जीक्यूटिव पीए रखूंगा, जो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। और बिल्कुल उस समाधान का, और जैसे भी मेरा अजमेर का प्रवास रहेगा, 2 दिन में, 1 दिन में, मैं उस पर संज्ञान लूंगा कि उसमें काम में कितनी मॉनिटरिंग हुई है, नहीं हुई है। क्योंकि एक अकेला आदमी हर कोई नहीं आएगा। आपने पहली कक्षा में लगा साथ ही हाथ बताना। और दूसरा, जैसे आज पता है कि जेएलएन की बहुत बुरी स्थिति है, तो मैं जेएलएन के लिए पहला मेरा प्रथम कार्य, एक तो बीसलपुर का पानी
और एक जेएलएन की हॉस्पिटल और शिक्षा, 3 नीतियों पे मेरा काम रहेगा। वो काम सबसे प्रथम करूंगा। मैं सबसे पहले जेएलएन के जो सीनियर प्रोफेसर हैं, सीएमएचओ हैं, अध्यक्ष हैं, उनसे मैं एक अपने स्तर पे मीडिया को ना ले जाके हुए अकेले में मैं उनसे पर्सनल उनसे मीटिंग करूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा। क्या बात है, इतनी संभाग का बड़ा हॉस्पिटल होते हुए क्यों आज सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही, क्यों गंदगी है। मैं उनका कोई विरोध नहीं करूंगा, उनसे एक बैठ के उनकी समस्या, पहले उनकी समस्या सुनूंगा, वो क्यों नहीं ऐसी सेवाएं दे पा रही हैं। उसके बाद में जो सीनियर डॉक्टर हैं उनसे मैं मीटिंग करूंगा, उसके बाद में जूनियर डॉक्टर हैं उनसे मीटिंग करूंगा, फिर नर्सिंग स्टाफ से मीटिंग करूंगा, सफाई कर्मचारियों से अलग अलग बैठकें लेके पहले उनसे मैं समस्या उनकी सुनूंगा। क्या उनको फंड रिलीज नहीं हो रहा है, क्या उनको कोई साधन नहीं मिल रहा है, क्या कमी रह रही है जो आप इतना बड़ा संभाग का हॉस्पिटल होते हुए आज सुविधाएं आम जन को नहीं मिल पा रही है। क्यों सिटी स्कैन की मशीनें बंद है, क्यों एमआरआई की मशीनें। मैं उनको ठेकेदार उनसे पर्सनली अपने तरीके से मेरे ओएसडीओ मेरे पीए के साथ रह के मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनकी समस्या दूंगा। भाई आपको कोई फंड में रिलीज नहीं होता, आपके बिल पास नहीं हो रहे हैं, तो उस पर मैं काम करूंगा। इस तरीके से मेरी सोच है। और जो शिक्षा, आज आपको पता है कि आम आदमी, अजमेर की जनता, आम आदमी जो बेचारा 15,000 की महीने की नौकरी करता है या कोई रिक्शा चलाता है, कोई सब्जी बेचता है, वो आदमी रोटी सूखी पुकी खा लेगा, पर 2 चीज़ों में कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, एक मेडिकल और एक शिक्षा। तो जितने भी मैं एमएलए बनते ही कोई भी नई घोषणाएं नहीं करूंगा। जो हमारे शिक्षा केंद्र बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने नई शिक्षा नीति निकाली है, उसके तहत काम करूंगा। एक आम आदमी को ये, अगर आपके बच्चा कोटरा में रहता है, वैशाली में रहता है, XYZ गई है जहाँ सरकारी स्कूल है, वो नहीं चाहता कि मेरा बेटा स्कूल एसी में सोए या बहुत बड़ा हाईफाई स्कूल हो। उसको यही है स्कूल में बैठने की व्यवस्था हो, प्रॉपर तरीके से पंखा लगा हुआ हो, उस ग्राउंड हो, लैब हो। आजकल आपको पता होगा, मेरे से ज़्यादा जानकारी है सभी, क्योंकि अजमेर एक पढ़ाई के अंदर हब रहा हुआ है और सभी पढ़े लिखे लोग हैं अजमेर में। तो आपको बता दूं, आर्ट्स का भी लैब होता है। तो वो उसके अंदर मैं क्या करूंगा, वहाँ के स्थानीय पार्षद का पकड़ूंगा, जहाँ पे स्कूल आता है, कोटरा आता है तो कोटरा के पार्षद को पकड़ूंगा, वहाँ के स्थानीय लोगों को पकड़ूंगा, वहाँ के भामाशाहों को पकड़ूंगा, वहां पे उनका उद्धार कराऊंगा। उसको क्या चाहिए, ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड बने हुए हैं, उनको मेंटेन कराना है, स्कूल में पंखे लगवाने हैं, बोर्ड लगवाना है, टीचर्स प्रॉपर वहां पे पढ़ाई करा रहे हैं, मॉनिटरिंग करवाऊंगा, जिससे आम आदमी को लगेगा नहीं मुझे प्राइवेट में नहीं जाके, प्राइवेट में 500 रुपये लग रहे हैं, 1000 रुपये लग रहे हैं, पर वो आज उसका सेविंग होगा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है। और मैं आपको बता दूं 2002 तक चाहे तोपदरा स्कूल हो, चाहे ओसवाल हो, चाहे अग्रवाल हो, मेरिट में आते थे, मेरिट में स्कूल में आते थे। ये सच्चाई है, ये आप पुराना ग्राफ उठा के देख सकते हो। 2002 तक सारे हमारे बड़े बड़े जो विद्यालय हैं मेरिट में आते नहीं, क्योंकि पढ़ाई का हब रहा है शुरू से अजमेर में। मेयो कॉलेज अजमेर में, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज सारे अजमेर में। तो मेरी सोच है कि आम जनता को राहत मिल सके। छोटी छोटी समस्याएं, कोई भी पानी का, जैसे बीसलपुर है तो बीसलपुर के लिए भी मेरा ये सोच है स्टोरेज पहले चाहिए। अपन डायरेक्ट ऐसा पानी कर रहे हैं, पर पानी के लिए अपन को स्टोरेज क्या है। मैं सबसे पहले पानी की जो समस्या है, जो भी हमारे मंत्री आएंगे, जल विभाग के मंत्री आएंगे, उनसे मैं ये आग्रह करूंगा। और आग्रह मैं अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक अकेला, आपने पढ़ा होगा, एक अकेले लाठी की कभी भी टूट सकती है। मैं दक्षिण विधायक, पुष्कर विधायक, किशनगढ़ विधायक, नसीराबाद विधायक, पहले तो 8 थी अब 5 है, 5 विधायक लेके हम मंत्री जी के पास जाएंगे कि अजमेर की जनता की प्यास बुझाई जाए। उसके लिए स्टोरेज भी जरूरी है, तो स्टोरेज के लिए मुझे हमने पानी की टंकियां और बनानी पड़ेगी, क्योंकि अजमेर में जनता का अभी उत्तर क्षेत्र चाहे दक्षिण में हो, जनता की संख्या बढ़ रही है, तो उसके लिए स्टोरेज भी बहुत अति आवश्यक है, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो। और एक दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये इलेक्शन आती रहती है, जाती रहती है, हर कोई आदमी आपके विरोध कोई काम करता है, कोई आपके अगेंस्ट काम करता है। अगर आपके अगेंस्ट में कोई काम नहीं होगा तो आप एक्टिव कैसे रहोगे। तो मैं तो चाहूँगा जो हमारे पक्ष में भी काम करेगा, जो अन्यथा हमारे पक्ष में भी काम नहीं कर रहा, उसका भी हम काम करेंगे, सम्मान करेंगे। क्योंकि विधायक बनने के बाद हम उनके विधायक हैं, हमारे को वोट दिया, हमको चुना है जनता ने, तो हम उनकी पूरी प्रॉपर तरीके उनको सेवाएं देना हमारा कर्तव्य है। और मैं ये अपना कर्तव्य पूरी खूबी से निभाऊंगा। मेरे कम से कम भी विधायक बनने के बाद मेरे 3 कार्यालय रहेंगे, जहां पे जन सुनवाई होगी और उस पर मॉनिटरिंग होगी। ये मैं विश्वास देता हूं, शपथ पत्र देता हूं, मैं शपथ पत्र दूंगा, इसमें कोई भी गवाही नहीं है। आज ये चैनल के माध्यम से रिकॉर्डिंग रहेगी और ये मैं जो वादा किया वो पूरा करूंगा। हरीश जी, आपने बहुत भावोत्तेजक विचार व्यक्त किए और मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं आप दावेदार का इंटरव्यू नहीं ले रहा, किसी जनप्रतिनिधि का इंटरव्यू ले रहा हूं, जिसके अंदर विधायक बनकर
आने के बाद में वो इंटरव्यू दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छा विचार व्यक्त किए। वास्तव में ऐसा ही होना चाहिए कार्यप्रणाली जो आपने बताई। अगर विधायक ऐसी ही कार्यप्रणाली रखते, अब मैं मूल सवाल पे आ रहा हूं, कि ऐसी ही कार्यप्रणाली नहीं रही 20 साल तक, जो बात आप कह रहे हैं कि अब मैं करूंगा, अगर 20 साल तक वो कर लिया गया होता तो आज आपको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि मेरा ये एजेंडा होगा। एजेंडा पहले से 20 साल पहले से यही कहते रहे लोग बाग, हम आएंगे तो ये, हम आएंगे तो वो, हम आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आएंगे तो भी वो, अभी जीतने से पहले तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जीतने के बाद में ऐसा नहीं हो कि कहीं वो वही हो जाए कि टाटा फिश। मैं आपके चैनल से आज एक और बड़ी घोषणा करना चाह रहा हूँ जी कि अगर मेरे को माता रानी का आशीर्वाद, अजमेर की जनता का आशीर्वाद और आप भाइयों का आशीर्वाद प्राप्त पूरा हो रहा है, और मुझे विश्वास है, मेरी पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है कि मुझे अजमेर उत्तर का विधानसभा का टिकट मिलने जा रहा है और मैं भारी मतों से जीतूंगा। और मैं आपसे ये पूरा वादा करता हूँ, मैं जो भी काम कराऊंगा, मेरे में एक क्वालिटी है, उसका श्रेय उसी को दूंगा जो वो काम करेंगे। अगर सपोज की बात है नर्सिंग स्टाफ है तो नर्सिंग स्टाफ ने काम किया तो उसका श्रेय मैं नहीं लूंगा, मैं खुले मंच पे बोलूंगा कि ये कार्य नर्सिंग स्टाफ के कारण सफल हुआ है, तो मैं श्रेय उनको दूंगा। मैं आम जनता, सफाई कर्मचारी अगर जेलन को पूरी प्रॉपर साफ रहता है, उनका मैं भव्य स्वागत करूंगा, उनका पूरा धन्यवाद करूंगा। तो फिर उन शिलालेखों का क्या होगा जो शिलालेख पे हरीश पैन वाला लिखा जाएगा? मैं बहुत बड़ी बात आपको आज एक और घोषणा करता हूं, मैं जब भी कोई सड़क निर्माण या कोई उद्घाटन करूंगा, शिलान्यास की पट्टी नहीं लगाऊंगा, और जो भी उसका भूमि पूजन होगा वो मैं किसी कन्या के साथ, जो मातृ रूप शक्ति है, हमारी मातृ शक्ति है, उससे करवाऊंगा। ये मैं आज फिर कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं उसका उद्घाटन नहीं करूंगा, मैं तब करूंगा जब वो काम कंप्लीट हो जाएगा। शिलान्यास की पट्टी तब लगाऊंगा जब वो काम पूरा कंप्लीट हो चुका होगा, तब। उसमें भी एक चीज मैं बता दूं, शिलान्यास की पट्टी की अगर प्रॉपर जगह मिलेगी तो हम लगाएंगे। ऐसे ही नहीं किसी दुकानदार भाई के यहाँ खंबा गाड़ दिया, किसी की बाउंड्री में लगा दिया, नहीं। वो पीरा होता है, वो बेचारा हमारे को बोल नहीं पाता है, पर वो मन ही मन में कोसता है कि विधायक जी आए और ये लगा के चले गए। तो मैं ये भी वादा करता हूं, प्रॉपर तरीके से अगर जगह मिलेगी शिलान्यास की तो हम पट्टी लगाएंगे, पर उद्घाटन के वक्त नहीं, जब काम कंप्लीट हो जाएगा तब लगाऊंगा। तो और उसके अंदर भी जिसका उसमें श्रेय होगा उसका भी नाम उस शिलान्यास की पट्टी पर लिखा जाएगा। तो शिलान्यास होगा पट्टी पर, तो इसका मतलब पिछले दिनों 20 साल से या 25 साल से आज़ादी के बाद जितने भी शिलान्यास हुए या भूमि पूजन हुआ, उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं सर, काम होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी सोच है। घर में आज 5 लोग रहते हैं, किसी को दाल पसंद होती है, किसी को पनीर पसंद है, हर किसी का काम करने का अपना अपना नज़रिया होता है, तरीका होता है, और ऐसी बात नहीं है। मैं बहुत बताता हूँ, अजमेर उत्तर का काफ़ी विकास हुआ है दोनों टाइम में, चाहे देवनानी जी जब भी मंत्री है, शिक्षा नीति में भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, ऐसी कोई नो डाउट है। आज तभी तो उनको संगठन बड़ा पद देने के लिए बैठे। आज अगर उन्होंने कार्य नहीं किए होते पार्टी में, संगठन में, आज उनकी अच्छी छवि है, बहुत शीर्ष नेताओं में आते हैं। मुझे गर्व है, मुझे सिंधी समाज पे, देवनानी जी पे गर्व है मुझे। आपको गर्व है, और आपका गर्व भगवान करे बना रहे। हो सकता है कि उनको फिर टिकट मिल जाए और आपका ये गर्व 5 साल के लिए फिर और परिपक्व हो जाए, मैच्योर्ड हो जाए, और आप क्या करेंगे अगर आपको टिकट नहीं मिला, उनको वापस टिकट मिल गया तो? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सिपाही हैं, हम पार्टी का काम करेंगे, देश के प्रधानमंत्री के विचारों की धाराओं पे चलेंगे। मतलब आप उनका पूर्ण समर्थन करेंगे? देखो जी, पार्टी जो हमारे को, संगठन जो आदेश देगा, मुझे तन मन धन के साथ काम करना है। मैं सिपाही हूँ, कार्यकर्ता हूँ जी, मैं उसके पीछे नहीं हटूंगा। भाजपा मेरी माँ है, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, माँ से बढ़ के कुछ नहीं है। माँ से बढ़कर कुछ नहीं है। आपने सुना कि हरीश पैनवाला बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रहे हैं, और अजमेर को शायद ऐसा विधायक अभी तक मिला नहीं है, तो उनकी दावेदारी आप तक पहुंच रही है। अगर दावेदारी मजबूत है तो उनके लिए शुभकामनाएं दें कि उनको टिकट मिले और वो वापस विधायक बनकर आएँ और उनकी पार्टी भी सत्ता में आए, ताकि आपकी दावेदारी में जो जो वायदे इन्होंने किए हैं, जो तरीके इन्होंने दावेदारी के बताए हैं, वो पूरे हो सकें। आपका समर्थन इनको मिलेगा, दावेदारी मजबूती से पेश हो गई है। आप क्या कहते हैं ये आप जाने। मैं अगली बार अगले कार्यक्रम में फिर दावेदारों के साथ आऊँगा। या एक आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अगर कहीं भी आप आसपास ये महसूस करते हैं कि कोई दावेदार ऐसा है जिसका अजमेर जिले पर पूरा संप्रभुता रखता हो और जिसके पास कोई सपना हो रखने के लिए, ऐसे सपनेबाज दावेदार हमारे पास आए, हमसे जुड़े और राजनीति के आकाश में उड़े। आज इतना ही, कल फिर एक नए दावेदार के साथ होऊंगा। हरीश जी आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। मैं पूरे चैनल की टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, आपका धन्यवाद देना चाहूँगा, कैमरामैन का धन्यवाद देना चाहूँगा, और अजमेर की जनता मुझे विश्वास है पूरा आशीर्वाद देगी। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। धन्यवाद।